बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपने ये सुना होगा कि चोरानू पै गए मोर। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो लोग जो कि कानून नाफिज करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, वो ख़ुद ही कानून शिकन बन जाते हैं और ऐसे ऐसे घुनावने जराइम करते हैं कि इंसान हिल जाता है। अब आप पहले सुन चुके होंगे कि कैसे पहले NCCIA के 5 अफसरान लापता हो गए थे और उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 70 के करीब लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये कैसे अगवा हुए, क्या सारी की सारी कहानी है, डक्की भाई का इसके अंदर क्या ताल्लुक़ है, इस हवाले से हम आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज ख़ान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सरफराज, ये क्या हो रहा है यार? ये तो मैं देख के हैरान रह गया कि ये किस तरह के लोग हैं कि जिन लोगों को करप्शन को ख़त्म करने के लिए लगाया गया, वो ख़ुद करप्शन में वो मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया कि जो चोर डाकू हैं वो भी शर्मा गए। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि चोरों को पड़ गए मोर। यही हिसाब जो है वो इस केस के अंदर भी हमें देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हम माजी के अंदर देखने में नज़र आ रही थी पिछले 6 माह से, कि ये NCCIA बनी ही सिर्फ यूट्यूबर्स को पकड़ने के लिए है और जो बाकी की 3 लाख से ज़ायद जो एप्लीकेशंस इनको मौसूल हुई हैं उनको तो वो बिल्कुल देख ही नहीं थे रहे। अच्छा, अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके मुताबिक कुछ लोग इस केस को मुकम्मल तौर पे उस कंप्लेंट के साथ जोड़ रहे हैं जो कि सादुर रहमान अल मरूफ डकी भाई की बीवी की मदियत के अंदर हुआ था कि जनाब इन्होंने हमें रिलीफ दिलवाने के लिए हमसे 60 लाख रुपया लिया, फिर जुडिशल रिमांड करवाने के लिए इन्होंने 30 लाख रुपया लिया, यानी टोटल 90 लाख रुपए की रिश्वत ली। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो इंसार अब्बासी की स्टोरी लगी हुई है, यहाँ तक कि उन्होंने एक सीनियर अफसर सैयद खुर्रम अली का नाम भी ले दिया था। और अभी हम जब आ रहे थे तो टिक्कर भी चल रहे थे कि वकारुद्दीन सैयद को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न में वापस रिपोर्ट करने के लिए कह दिया है और सैयद खुर्रम अली नए इंचार्ज लग गए हैं, यानी FIA के सरबराह को बदल दिया गया। अब जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़े लेवल पे सर्जरी होने जा रही है, क्रिप्टो करेंसी की सूरत में सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ऐसे अफसरान इन तमाम चीज़ों की तहकीक करेंगे जिन तक रसाई मुमकिन ही नहीं होगी। मनी लॉन्ड्रिंग से लेके हर तरह की चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। अब मुझे ये बताएं कि ये सारे का सारा मामला, ये सर्जरी कहीं और से आ रही है या ये स्पेसिफिक इस केस से रेलिवेंट है, या ये लोग रेडार में थे और ताज़ा इन्होंने ये करप्शन की हुई थी तो ये उठ गई एकदम से? देखिए राव साहब, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर ले कि ये एजेंसी जो है ये बनाई किस लिए गई थी और ये काम क्या करना शुरू हो गई थी। ठीक है, ये एक अहम तरीन कौमी सलामती का इदारा था और बहुत सी अहम ज़िम्मेदारियां जो हैं वो इसको दी गई थी। कुछ ज़िम्मेदारियां जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो कि इस इदारे को सौंपी गई थी। वो ये थी कि आवाम को जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको जो है वो आवाम के साथ डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और जो साथ में कुछ इनको स्पेशल असाइनमेंट्स लाइक डकी बाई और बाकी, इनको कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो इस तरह की जो है वो दी जानी थी और इनको कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो इनको दी भी गई। लेकिन अवाम को रिलीफ तो दूर की बात है, ठीक है, जो इनको स्पेशल असाइनमेंट्स दी गई थी वो भी ये मुकम्मल नहीं कर सके हैं। यानी कि जिन्होंने अवाम को लूटा, सरकार के अफसरों ने उन्हें लूट लिया। जी बिल्कुल, ऐसे ही चोरों को पड़ गए मोर ना। ठीक है, तो इन्होंने पिछले 6 माह से अगर आप इनकी कारकर्दगी देख लें ना, तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूट्यूबर्स के ऊपर ही काम किए हैं। रजब भट्ट को ले ले, कवल को ले ले, डकी भाई को ले ले, अंस को ले लें, XYZ, इतने यूट्यूबर्स, ठीक है, उनको ये सिर्फ बुलाते थे और जो है अपने काम करवाते थे, पैसे लेते थे और मुबैना तौर पे ऊपर उनको छोड़ देते थे। ये जो 3 लाख के करीब एप्लीकेशंस हैं और 60,000 के करीब जो है वो इंक्वायरीज़ हैं, ये लोग कहाँ होते थे? ये लोग सिर्फ और सिर्फ दफातर के बाहर बैठे रहते थे। दफातर के बाहर बैठ के जो है ये अपने घर को वापस चले जाते थे, लेकिन इनको इंसाफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं था मिलता। ठीक है, इंसाफ सिर्फ उसको यहाँ पर मिलता था जो कि पैसे लगाता था। और अच्छा, ये कार्रवाइयाँ कोई नई नहीं है। तफ्तीशी अफसर जो है शुएब रियाज जो कि गिरफ्तार है, उसने 90 लाख रुपया लिया, उसमें से 50 लाख रुपया उसने फ्रंट मैन को कार शोरूम के मालिक के पास रखवा दिए।
20 लाख रुपया उसने अपने पास रखा, 5 लाख रुपया उसने एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, जो कि सुना है कि 1-1.5 महीने पहले उसको फारिग किया हुआ था, वो उसको दिए। तो इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था कि ए उदा हिस्सा, ए उदा हिस्सा, ए उदा हिस्सा। देखें, ये अगर टोटल अमाउंट देखें ना, बाकी तो आपने 90 लाख रुपए की बात की है, लेकिन साथ में जो नहीं, इस एक केस के अंदर 90 लाख तो आप वो करें, साथ में जो $3,26,420 जो कि डकी बाई के अकाउंट से असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब ने जो है वो अपने अकाउंट के अंदर मुंतकिल किए हैं, वो कितने बनते हैं? बात जो है ये 10 करोड़ तक चली जाती है। सिर्फ इस एक केस के अंदर जो है इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि 10 करोड़ रुपया जो है इन्होंने डकी बाई के केस के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करवाया है। और जो FIR इस वक्त दी गई है, ऐसी FIR माजी में जो है वो हमें कहीं भी देखने में नज़र नहीं आती है। ये FIR नहीं है, बल्कि ये NCCIA के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। इस चार्जशीट के अंदर देखें कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। इसके अंदर जो है वो 9 अफसरान NCCI के जो हैं वो शामिल किए गए हैं, बाकायदा तौर के ऊपर उनके नाम दिए गए हैं, और उनका जो रोल है वो भी जो है वो डिफाइन किया गया है उसके अंदर कि किस तरह से ये काम करते थे। ये इंक्वायरी जो है ये करेंसी में ट्रेड करते थे। बाइनांस के अंदर जो है वो उन्होंने ये जितनी भी ये रकम है ये $3,26,420 की, ठीक है। ये तो FIR के अंदर भी वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि इतने पैसे जो हैं ये इन्होंने अपने अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र भी करवाए हैं। अभी तो ये पता करना है कि ये पैसे जो हैं ये गए कहाँ पर हैं। एक बंदे का जिक्र जो है वो FIR के अंदर बार बार हो रहा है, उस्मान नाम का बंदा है। हाँ, उस्मान को कहते हैं कि ये शुएब साहब का जो है ये फ्रंटमैन है, लेकिन असल में मैं आपको बात बताऊं, ये फ्रंटमैन किसका था? ये फ्रंटमैन जो है ये हमारे साबिक DG NCCIA जो है वकारुद्दीन सैयद, ये उनका फ्रंटमैन था। यानी काम ऊपर से चल रहा था। भाई आप देखें ना, उसके अंदर FIR के अंदर वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि माहाना जो है वो 1 मिलियन रुपीस जो है वो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर को जाता था, और इनका प्रॉपर तरीके से एक गैंग था जिसको हेड जो है वो सरफराज चौधरी करते थे, बाकी जो है वो पूरी टीम थी। ये क्या करते थे वो भी जो है वो FIR के अंदर लिखा है। वो घर बैठा हुआ फिर भी 5 लाख रुपया उसको पहुंच गया। 5 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं है उसको, ये तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से कोई रकम भी नहीं है, उससे उसकी दाढ़ भी नहीं गिली होगी। ये जो बाकी के थे ये $3,26,420 ये किसके पास जाने थे? ये इनके पास ही जाने थे। ये एक पूरा नेटवर्क था जो इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से चल रहा था। ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लाहौर के नहीं है, ये लोग इसके अंदर मुलव्वस। हाँ बिल्कुल सही। आप एक बात बताएं मुझे, कैसा फील होता है आपको कि वो लोग जिनसे इंसाफ लेने के लिए आपने जाना है वो गिद्धों की तरह फन फैलाए बैठे हुए हैं। अब जो मुबैना तौर पे ख़बरें हमारे पास आ रही हैं कि एक लड़की वहाँ पे गई, उसके साथ हरासानी का केस हो गया, और कुछ मुल्ज़मान थे उनकी बहनों के साथ मुबैना ज़्यादती जो है उन्होंने कर दी। बड़ा स्ट्रेट वर्ड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे तो, और कहा यह जा रहा है कि 70 के करीब अफसरान थे और ये अंधे इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के में ये मशहूर थे। यानी उन लोगों को आपने भर्ती करके वहाँ पे बिठा दिया इंसाफ की कुर्सी के ऊपर, जो कि इतने खौफनाक है कि शायद डाकू और चोर भी शर्मा जाए इनको देख के। डाकू और चोरों से ही मैं आपकी बात आगे बढ़ा देता हूँ। डाकू, इनको CCD के हवाले नहीं किया जा सकता? नहीं, इनको CCD के हवाले नहीं किया जाता। ये जिस विंग के पास है ना, हाँ जी, ये FIA के सुना है बड़ा खतरी किस्म का विंग है, रस्ते से उठाया है इन्होंने सारों को। ये एंटी करप्शन का जो है ये विंग है FIA का, एंटी करप्शन FIA का ये विंग है, जिनके पास ये मौजूद हैं। वो इनकी तसल्ली जो है वो भरपूर करेंगे, और जो कि डायरेक्टर हैं FIA के कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया साहब, वो इंतहाई काबिल ऑफिसर है। वो इस केस की जो है वो खुद इंक्वायरी करेंगे और आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। और ना सिर्फ आप इस FIR को ही देख ले कि ये कैसी FIR जो है वो दर्ज की गई है। इसके अंदर ये आपने अभी मुझे खबर दी कि जो DG NCCIA हैं वकारुद्दीन साहब वो चेंज हो गए हैं और उनकी जगह के ऊपर सैयद खुर्रम अली साहब आ गए हैं। तो भाई उनका क्या किरदार था फिर इसके अंदर? अगर उनका कोई किरदार नहीं था तो क्यों उनको तब्दील किया गया? सिर्फ तब्दीली क्यों किया गया? सिर्फ तब्दीली क्यों किया गया? यानी कि आप धरती माँ के बराबर होती है, आप अपनी माँ के साथ इस तरीके से कर रहे हैं, आप बैठ के अहम ओहदों के ऊपर। कितने अफसोस की बात है ये। और उन लोगों को आप सिर्फ अगर ट्रांसफ़र, ये तो रिवार्ड है उनको कि बस ठीक है दिहाड़ी ला ली और आ जाओ ज़रा अगली दिहाड़ी दे वास्ते तैयार हो जाओ। ये लोग तो सर्विस के काबिल भी नहीं है। लेकिन जो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि इनको मुलाजमतों से फारिग किया जाएगा और जो लोग करप्शन में मुलव्विस हैं उनको जेलों में डाला जाएगा। अब मेरे ख्याल से इनके लिए आपके ख्याल में उम्र कैद के अलावा कोई और सज़ा होनी चाहिए?
دیکھیں ان کو میرے خیال سے تو یہ جو سزا انہوں نے بتائی ہے یہ بھی ان کے لیے کم ہے، کیونکہ اربوں روپیہ جو ہے وہ انہوں نے کمایا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک گینگ کی صورت میں کام کرتا تھا، اور یہ گینگ جو ہے ان ساروں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو لاہور میں جو یہ گینگ جو ہے وہ ساری ان کی جائیدادیں بھی کرک ہوں گی، ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ کرک ہوں گی، کیونکہ اس کو جو اب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اوپر جو بندے بیٹھے ہوئے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ قانون کی آنکھوں پہ تو پٹی بندی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو فیصلہ تول کے کرتی ہے، تو وہاں سے نکل جائیں گے پھر یہ نہیں، وہاں سے اتنی آسانی سے تو نہیں نا نکلیں گے۔ دیکھیں یہ جو پہلے دیکھیں ایف آئی آر جو ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، گرد نکل جاتے ہوں وہاں یہ نہیں دیکھیں یہ مختلف ہے تھوڑا سا۔ ایف آئی اے کے اندر ایسا نہیں ہوتا، ایف آئی اے کے اندر ہوتا ایسے ہے کہ پہلے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو مکمل کیا جاتا ہے، اور مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروائی جاتی ہے۔ اس کیس کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ آپ بازگشت جو ہے وہ سن رہے ہوں گے کہ پچھلے 1 مہینے سے یہ والا ایف آئی اے کا افسر غائب ہو گیا، وہ والا ایف آئی اے کا افسر غائب ہو گیا، تو وہ کہاں جا رہے تھے؟ وہ انہی کیس کے اندر، اسی کیس کے اندر جو ہے وہ اٹھائے جا رہے تھے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ ان سے بیانات لیے گئے، ان سے جو ریکوریز کی گئیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ کتنی تگڑی ایف آئی آر ہے یہ؟ میرے خیال سے تو یہ شواہد کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور آج کیونکہ ان کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا ہے تو 3 دن کا ان کا جوڈیشل ریمانڈ بھی ہو چکا ہوا ہے، تو اس ریمانڈ کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، کیونکہ جس طرح سے اس کی انویسٹیگیشن ایک تحقیقاتی ادارے نے پہلے کی ہے، ٹھیک ہے، اس تحقیقاتی ادارے کو کچھ پروفز ملے ہوں گے تو انہوں نے ایسی چارج شیٹ ایف آئی آر جو ہے وہ ان کے اوپر درج کروائی ہے، ان کو اٹھا کے لے گئے۔ لیکن سوچنا ہمیں یہاں پر یہ ہوگا اس ایف آئی آر سے کہ دیکھیں حکومت جو ہے وہ چوروں ڈاکوؤں سے تو عوام کو بچا رہی ہے، جیسے سی سی ڈی کام کر رہا ہے، باقی ادارے ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ اب تو فون آپ کے پاس ہے، آپ کا سب کچھ سارا خزانہ سب کچھ اس کے اوپر ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو اداروں کے اندر یہ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ ان سے نجات آپ لیں گے تو پھر آپ باہر کے چوروں ڈاکوؤں کو کنٹرول کریں گے نا، یہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر جو ہے وہ، کیونکہ میں آج ہی ایک خبر دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر بڑی اچھی بات جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کی جانب سے جو ہے نا وہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا ہے، کیونکہ جب یہ خبریں زیر گردش کر رہی تھی تو ذرائع کا ایسا دعویٰ ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس جو ہے وہ اس تمام تر ٹاپک کو لے کر جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے این سی سی آئی کے اوپر جو ہے وہ عدم جو اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے، اور پنجاب کے اندر وہ ایک الگ سے سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ این سی سی آئی اے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ صرف اور صرف عوام کی ریلیف کے لیے جو ہے وہ کام کرے گا، اور جو یہ بنے گا سائبر کرائم ونگ یہ صوبائی حکومت اس کو دیکھے گی اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کو دیکھے گی، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ مختلف افسران سے جو ہے وہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اس ادارے کو بلڈ کیا جائے اور اس کے اندر کس طرح کے افسران کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، اس حوالے سے بھی انہوں نے ان سے مشاورت کی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ خود جو ہے وہ ایک وفاقی ادارے کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا اور یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، تو اس سے بڑی بات اس کا کنٹرول ہے، تو چلو اب اپنا بناتے ہیں، ہم اپنا بناتے ہیں، بالکل ایسے کامیاب ہو جائیں۔ بہت شکریہ سرفراز خان۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی روک تھام سے پہلے ہر شخص کوئی بھی کرائم کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر اس کا انجام انتہائی خوفناک ہو تو یقینی طور پہ وہ یہ حرکت نہیں کرتا، اور چاہے مذہب ہو، چاہے ہمارے ماں باپ ہوں، آپ سعودی عرب کی مثال لے لیں، آپ یو اے ای کی مثال لے لیں، وہاں پہ کرائم ایک دم سے کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ اس طرح کے کرائم پہ وہاں پہ سیدھی سیدھی گردنیں اڑاتے ہیں۔ ابھی چائنا کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹاپ 3 جرنلز جو ہیں ان کو انہوں نے نوکری سے فارغ کر دیا، اور اب اس کے بعد اس کا کیا حشر کریں گے، پوری دنیا کے سامنے ان کو اگزامپل بنائیں گے، تاکہ ان کا حشر اور انجام دیکھنے کے بعد یہ لوگ جو کہ معاشرے اور قوم کے اعتماد کا قتل کرتے ہیں اس طرح کا کوئی تصور بھی نہ کرے اور سوچ بھی نہ سکے، پھر ہی جا کے باہر مظلوم عوام کو انصاف ملے گا، ادروائز کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔